हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पार्लियामेंट में आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में आज हम पढ़ेंगे काफी इम्पोर्टेंट और चर्चित टॉपिक के बारे में जो अभी करंटली न्यूज में भी है, बजट। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जैसे हमने प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट देख लिया था। ठीक है। और बिल्स के बारे में जाना था हमने। तो आपने आई होप रिवाइज किया होगा उसको भी। अगर नहीं किया है तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। नहीं तो फिर पाइल अप होता जाएगा और फिर वो आपको ही दिक्कत करेगा। तो चलो ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं हम बजट में। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। और एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बजट का टर्म यूज नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में नहीं दिया, बजट का टर्म नहीं यूज किया हुआ है। उसके जगह यूज किया है उसने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। बजट हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये वर्ड्स सही नहीं हो, और मान लो क्वेश्चन में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज यूज्ड द वर्ड बजट, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बजट का कोई वर्ड यूज नहीं किया है। तो स्टेटमेंट को आप गलत दोगे। ठीक है। तो यूनियन बजट एक्चुअली है क्या? यूनियन बजट का प्रेजेंटेशन और इनेक्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है कंट्री के लिए। ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल प्लानिंग और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होता, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी की फ्यूचर डायरेक्शन को सेट करने का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक। बजट के थ्रू गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड एलोकेशन करती है, जो लोगों की जरूरतें और उनको अपने सपने पूरे करने का एक माध्यम है, उनके सपने पूरे करने का एक माध्यम है। कैसे? वेलफेयर स्कीम्स वगैरह कई सारी होती हैं, जिससे कई गरीबों की हेल्प होती है। ठीक है। उन कई सारे गरीब आउट ऑफ पॉवर्टी इन्हीं वेलफेयर स्कीम्स की वजह से ही आए हुए हैं। ठीक। उसके बाद फिर यूनियन बजट का एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट और प्रपोजल एक्सपेंडिचर का डॉक्यूमेंट होता है। यूनियन बजट जो है वो एस्टिमेटेड रिसिप्ट और प्रपोजल एक्सपेंडिचर का डॉक्यूमेंट होता है, जो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। जैसे हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जैसे अभी करंटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए चल रहा है। ठीक है। इससे पहले जो था वो इलेक्शन का समय था, तो वो इंटरिम बजट आया था फेब में। और इंटरिम बजट क्या होता है वो भी बताऊंगा आगे लेक्चर में, इसी लेक्चर में आपको आगे बताऊंगा इंटरिम बजट क्या होता है। फिर जब इलेक्शन जीती गवर्नमेंट, तो फिर उसने एक बजट प्रेजेंट किया, जब जून जुलाई में, हाँ। तो वो एक बजट, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर फुल कंप्लीट बजट जो है अभी इस साल प्रोड्यूस बनाया है श्री निर्मला निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है। और ये जो बजट होता है इंडिया में, फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। हर साल बजट फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले सरकार की फाइनेंशियल प्लानिंग तय हो सके। ठीक है। पहले जो था फेब के लास्ट में बजट बजट प्रेजेंट किया था, तो फिर वो काफी टाइम भी उसको सारे स्टेजेस के क्लियर होते होते काफी टाइम लग जाता था। तो नए 1 अप्रैल से, नए फाइनेंशियल ईयर से वो नहीं चालू हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें रिफॉर्म करते 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 अब क्या होता है, बजट का प्रोसेस जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, 31 को इकोनॉमिक सर्वे आती है गवर्नमेंट की। ठीक है। जो सरकार का पुराना साल बीता है, कैसा बीता है, क्या क्या उसमें गवर्नमेंट को बेनिफिट हुए हैं, क्या क्या गवर्नमेंट और बढ़िया कर सकती है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं, सीईए, वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, ये आप बताओ। ठीक है। वैसे तो ये इकोनॉमी का पूरा टॉपिक है, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, अभी इधर बस बजट पे कंसंट्रेट करते हैं हम। तो फिर आगे हम देख रहे हैं इसमें कि बजट जो है वो सिर्फ पैसे का हिसाब किताब नहीं होता है, बल्कि ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। हर साल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना बजट बनाती है, जितने भी स्टेट है वो भी अपना बजट बनाते हैं, और यूनियन जो है वो भी अपना बजट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट होते हैं वो अलग अलग डेट्स में प्रोड्यूस बनाए जाते हैं। कोई जरूर वो 1 फरवरी को ही बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, बनाना चाहिए, लेकिन वो 1 फरवरी को बना, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग टाइम पे बनाती रहती है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बजट शब्द है नहीं, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है। आर्टिकल 112 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। ठीक है। देखो और यूनियन बजट में जो है
तीन मेजर फाइनेंशियल कैटेगरीज होती हैं जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इस पे अभी थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, तीन चीजें होती है जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहला होता है बजट एस्टिमेट। ठीक है, जिसको बीई भी कहा जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बजट एस्टिमेट। देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये बजट एस्टिमेट्स है। ठीक है, 2025-26 का। फिर ये बजट एस्टिमेट जो होता है ये सरकार के अगले फिस्कल ईयर के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट का अगले साल का कितना रेवेन्यू अर्न करने का प्लान है और कितना एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट। ठीक, ये आपका बजट एस्टिमेट हो गया। फिर दूसरा होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है? ये एक साल पहले की चीज होती है। यानी ये करंट फिस्कल ईयर जो भी चल रहा है, जिसमें देखा जा रहा है उससे पहले जो एस्टिमेट्स दिए गए हैं उनमें कोई बदलाव या एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं, तो उसके लिए होता है। जैसे अभी देखो तो अभी इस ईयर का रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 का है। बजट 2025-26 का प्रोड्यूस वो चल रहा है अभी, और रिवाइज्ड एस्टिमेट 2024 और 25 का है। ठीक है, और उसके बाद जो एक और टर्म होता है प्रोविजनल एक्चुअल्स, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के रियल डाटा होते हैं। यानी जो बजट जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है उससे एक साल पहले, यानी 2023-24 जो एक्चुअल्स करके लिखा है इसको कहते हैं प्रोविजनल एक्चुअल्स या पीए। ठीक है, ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का रियल डाटा, ठीक, ये बताता है गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेट किया था उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितना हुआ। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट है यूनियन बजट के। और इसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आप याद रखोगे। ठीक है, सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 112। ठीक है, इसमें जो है ये हर साल प्रेसिडेंट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करवाते हैं। कौन करवाते हैं? प्रेसिडेंट। ये याद रखना होगा, ये काम प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके बिहाफ प्रेजेंट करे। तो वो नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर को ही चुनते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर अपने मर्जी से नहीं प्रेजेंट करता है, वो प्रेसिडेंट का नुमाइंदा बन के प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि ये काम प्रेसिडेंट का है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर लेज डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट लेज डाउन। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर लेज डाउन इफ प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड हिम और हर टू डू सो, तो सही रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है। ये कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर ही ले डाउन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के कहने पे ले डाउन करते हैं। ठीक है, काम ये प्रेसिडेंट का होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाउसेस के सामने प्रेजेंट करना। ठीक, फिर आर्टिकल 113 की बात है। आर्टिकल 113 में कोई भी ग्रांट का डिमांड सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही किया जा सकता है। ठीक है, यानी बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के कोई भी फंड एलोकेट नहीं किया सकता, ये आर्टिकल 113 कहता है। फिर आर्टिकल 114 के में क्या है, क्या डील कर रहा है? आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में डील कर रहा है। अप्रोप्रिएशन बिल्स क्या है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तब तक विड्रॉ नहीं किया सकता जब तक पार्लियामेंट से उसकी परमिशन न मिल जाए। मतलब हर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 266। ठीक है, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट रिसीव करती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया जाता है। बाकी जितने भी पब्लिक मनी सोर्सेज हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा हुआ, पोस्टल इंश्योरेंस का पैसा हुआ, एटसेट्रा, वो सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखा जाता है। फिर अगला लास्ट आर्टिकल आता है 267। ठीक है, ये पार्लियामेंट एक कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करती है, जिस इस आर्टिकल के अंतर्गत, जिसमें अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसा रखा जाता है। ये फंड इमरजेंसी सिचुएशन या किसी भी ऐसे खर्चे के लिए यूज होता है जो पहले से प्लान नहीं किया गया हो। ठीक है, जैसे हम लोग अपने घर में भी कुछ पैसा रखते हैं ना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, उसको इधर उधर नहीं यूज करते, उसको तभी यूज करते कोई इमरजेंसी आ गई। ठीक है, तो वैसे ही कंट्री में भी एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 267 के अंतर्गत में दिया हुआ है,
रखती है पार्लियामेंट की कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जैसे एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई थी अभी रिसेंटली, आपको याद होगा, कोविड। इसको तो भूल भी नहीं सकते। ठीक है। तो उस समय जब इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ी थी हेल्थ केयर रिलीफ मेजर्स के लिए, तो इधर से ही निकाला गया। ठीक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 113 हुआ, फिर आर्टिकल 114 हुआ, फिर आर्टिकल 166 हुआ, फिर आर्टिकल 167 हुआ। ठीक है। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू बजट। ठीक। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट मैंने आपको पढ़ा ही दिया, और ये कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट ये भी एक बार देख लेना कि इसके कंपोनेंट में कितना क्या, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, ठीक, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, एक्सपेंडिचर। ये आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा यूपीएससी में, पर जो स्टेट पीसीस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं उनसे पूछने के चांसेस हैं कि कैपिटल रिसिप्ट कितना है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट कितना है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये सब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब आपको इकोनॉमी की क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है। जब इकोनॉमी क्लास होगी तब उसमें समझा दिया जाएगा, फिलहाल के लिए बस यही जान, टर्म का नाम बस जान। उसके बाद में फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टेजेस और इन इनैक्टमेंट ऑफ बजट। ये काफी लंबा डिस्कशन होगा यहाँ से, तो आप लोग ध्यान से सुनोगे, है ना। और इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगी, और इस लेक्चर से बस आपको बस सुनना है क्या क्या स्टेजेस हैं। 6 स्टेजेस हैं। हर स्टेज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी, आप बस सुनते जाओ। ठीक है। और एक हो सके कॉपी पेन ले लो, अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लेना। ठीक है। सबसे पहला स्टेज होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट का प्रेजेंटेशन बजटरी प्रोसेस का पहला और सबसे क्रूशियल स्टेज होता है। ठीक है। ये पहले बजट जो है, बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट होता था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन 2017 से 2017 से इसे 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाने लगा, ताकि कि फिस्कल ईयर के शुरू होने से पहले बजट पास हो जाए, 31 मार्च तक बजट का लास्ट स्टेज कंप्लीट हो जाए, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल तक निपट जाए। ठीक है। उसके बाद में फिर क्या, इसमें क्या होता है, बजट प्रेजेंटेशन में बजट स्पीच होती है फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बजट प्रेजेंट करते हैं, जिसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के प्लान एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अभी करंटली निर्मला सीतारमन करती हैं। बजट स्पीच के बाद ये राज्यसभा में ले डाउन किया जाता है, लेकिन राज्यसभा इस पर वोट नहीं कर सकती, बस वो ले डाउन किया जाता है, उनकी जानकारी के लिए दिया जाता है। ठीक है। इससे पहले फिर इकोनॉमिक सर्वे भी आता है बजट से 1 या 2 दिन पहले, नॉर्मली 31 जैन को आ जाता है ये। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कर देते हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा तैयार होता है, और पिछले साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और आने वाले साल के इकोनॉमिक ट्रेंड्स का एनालिसिस देता है ये इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। जैसे एग्जांपल दे बता दूं, तो अभी जो रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई थी 6.5%। ठीक है। जो ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अच्छे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को। ठीक। जब ये काम हो जाता है, बजट स्पीच हो जाती है, फिर जनरल डिस्कशन आता है। जनरल डिस्कशन में क्या होता है, इसको सामान्य चर्चा कहेंगे हिंदी के टर्म्स में। इसमें क्या होता है कि बजट प्रेजेंट होने के बाद पार्लियामेंट में 3-4 दिन तक इसका जनरल डिस्कशन होता है। दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा बजट के ओवरऑल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक पॉलिसीज पर अपनी अपनी बातें रखते हैं। इसमें कोई वोटिंग नहीं होती है, ना कोई कट मोशन होता है। ठीक है। इस स्टेज पर कोई भी मेंबर किसी भी आइटम को रिड्यूस करने या बदलने के मोशन नहीं रख सकता, और फाइनेंस मिनिस्टर के पास डिस्कशन के एंड में रिप्लाई करने का अधिकार होता है। जैसे डिस्कशन कर लिया, तो अब फाइनेंस मिनिस्टर को लगा कि नहीं, इसका रिप्लाई देना जरूरी है ये, क्योंकि ये गलत डायरेक्शन जा सकता है, तो उनके पास ये राइट होता है कि जब डिस्कशन खत्म हो तो सारे क्वेश्चन का वो जवाब देंगे। ठीक है। उसके बाद में स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, तीसरा स्टेप जो होता है, डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा स्क्रूटनी होती है। इसमें क्या होता है, जनरल डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट को 3-4 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। एडजर्नमेंट क्या होता है वो मैंने समझाया लास्ट लेक्चर में। ठीक है। इस बीच 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं, जो बजट के हर एस्पेक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। हर कमेटी अपने असाइंड मिनिस्ट्री के डिमांड फॉर ग्रांट्स का रिव्यू करती है, और एक रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट को देती है। ठीक है। जब ये स्टेज हो जाता है, तो फिर वोटिंग शुरू होती है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है। ग्रांटों पर मतदान बजट का सबसे क्रूशियल फेज होता है ये, और जिसमें लोकसभा इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट करती है। ठीक। और एक चीज में कुछ बातें ध्यान करने लायक हैं, कि ये सिर्फ लोकसभा इस पे वोट करती है, राज्यसभा के पास सिर्फ डिस्कस कर सकती है, वो वोटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि पैसे रुपए का मामला है, पावर लोकसभा के पास जाती है इसमें। ठीक है। हर डिमांड मिनिस्ट्री वाइज वोट होती है।
जैसे किसी मिनिस्ट्री का डिमांड हो तो उस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग वोट होगा। ठीक। वोटेबल पार्ट ही वोट किया जाता है, लेकिन जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसमें सिर्फ डिस्कशन होता है, वोट नहीं। चार्ज एक्सपेंडिचर में कभी भी वोटिंग नहीं होती, वो सिर्फ डिस्कशन का ही टॉपिक होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है? ठीक है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, तीन फंड्स कौन कौन से हैं, वो सब सारे फंड्स वो सब इस लेक्चर के बजट के बाद फिर डिस्कस होंगे। ठीक है। जब उसके बाद फिर क्या होता है, कट मोशंस होते हैं। वोटेबल पार्ट के बाद में अगर लगेगा किसी एमपी को कि नहीं इसमें कट मोशन देना चाहिए तो कट मोशन लाता है। ठीक है, अगर किसी एमपी को किसी डिमांड को अपोज करना चाहता है तो कट मोशन मूव करता है। कट मोशन तीन तरह के होते हैं, लास्ट लेक्चर में समझाया था। पॉलिसी कट मोशन यानी पूरे पॉलिसी का ही विरोध कर देता है और डिमांड को 1 रुपए के बराबर बना देता है। जैसे 1000 करोड़ की डिमांड सरकार ने रखी तो उसको कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन लिया करके वो कहेगा नहीं, 1000 करोड़ नहीं, इसको 1 ही रुपए मिलेगा। मतलब वो कंप्लीट उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, मतलब पूरी तरह से गलत कह रहा है, इसलिए उसका बजट कैंसिल हो जाए। कहने का, एमपी के कहने का मतलब ये होता है उसमें, जब पॉलिसी कट मोशन आता है तो। फिर होता है इकोनॉमी कट मोशन। इसमें गवर्नमेंट को कुछ खर्चे रिड्यूस करने की सलाह दी जाती है और एक स्पेसिफिक अमाउंट रिड्यूस करने की बात होती है। ठीक है। फिर टोकन कट मोशन जो होता है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इशू को हाईलाइट करता है और 100 रुपए रिड्यूस करने की बात करता है, मतलब टोकन अमाउंट के लिए कि भाई कुछ पैसा रिड्यूस कर लो। तो ये तीन मोशंस होते हैं कट मोशन के अंदर। और ये चीज मैंने कल भी समझाई थी, आपके कल नहीं परसों वाले लेक्चर में समझाया हुआ था ये। फिर आता है गुलियोटिन। अगर किसी डिमांड फॉर ग्रांट फॉर डिस्कशन पूरा नहीं हो पाता तो स्पीकर एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं और बचे हुए सभी डिमांड्स को बिना डिस्कशन के पास करवा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को गुलियोटिन कहते हैं। ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो 2023 में जब लोकसभा का सेशन जल्दी खत्म हो गया था, तब बहुत सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स को गुलियोटिन के थ्रू अप्रूव कर दी गई थी। ठीक। फिर ये प्रोसेस जब खत्म हो जाता है फिर आता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल्स, यानी फिफ्थ प्रोसेस। इसमें इसको हिंदी में कहो तो व्यय विधेयक का पास होना। ठीक है, इसमें क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पैसे विड्रॉ करने का अधिकार देता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब ये होता है। इसमें क्या होता है, लोकसभा जब डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव कर देती है तब अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होता है। इसमें कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं किया जा सकता जो अमाउंट या पर्पस को चेंज करे। क्यों? क्योंकि पहले ही पॉलिसी कट मोशन, जो कट मोशंस को वो क्रॉस करके आ चुका है, तो दोबारा क्यों होगा वो। ठीक है। जब ये प्रेसिडेंट असेंट के बाद, असेंट के पास पहुंच मतलब बात पास होता है, तब ये अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। यानी जब ये अमेंडमेंट अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो सब कुछ अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है तो ये अप्रोप्रिएशन एक्ट हो जाता है। ठीक है। और जब ये एक्ट हो जाता है तो फिर अगला स्टेज जो होता है इस पे वोट ऑन अकाउंट का होता है। अप्रोप्रिएशन बिल पास होने तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा तभी आएगा जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। इसलिए वोट ऑन अकाउंट एक टेम्पररी प्रोविजन होता है जिसमें गवर्नमेंट एक लिमिटेड पीरियड यानी 2 मंथ्स तक अपना खर्चा निकाल सकती है। और ये नॉर्मली वोट ऑन अकाउंट कब होता था, जब पहले बजट को लेट में प्रोड्यूस किया जाता था तब। ठीक है। और तभी क्योंकि 31 मार्च तक तो अपना फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल से तो पैसा चाहिए ना। और पैसा अपनी मर्जी से तो सरकार निकाल नहीं सकती, अनटिल पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव, मैंने पार्लियामेंट जब तक नहीं अप्रूवल देती है तो कैसे पैसा निकालेगी। तो ये वोट ऑन अकाउंट का मेजर होता था। ठीक, अभी भी यूज करते हैं लेकिन ये अभी उतना नहीं यूज होता अभी, क्योंकि 31 मार्च तक बजट का पूरा सब काम खत्म हो जाता है तो 1 अप्रैल से सरकार के पास पैसा होता है। ठीक है। और इलेक्शन ईयर्स में नॉर्मली ये पीरियड 3 से 5 महीने तक बढ़ाया जा सकता है वोट ऑन अकाउंट का। ठीक है, नॉर्मली 2 महीने के लिए होता है वोट ऑन अकाउंट, लेकिन इलेक्शन ईयर्स में इसको बढ़ा भी देते हैं 3 से 5 महीने के लिए। क्योंकि वही है, बार बार सरकार बजट पेश करेगी, बार बार पैसे, पूरा वो प्रोसेस लगेगा, लंबा टाइम रहेगा। इससे बढ़िया वोट ऑन अकाउंट करे और पैसा क्या कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल ले। ठीक है। इसके बाद जब ये वोट ऑन अकाउंट के बाद फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट भी समझ गया, वोट ऑन अकाउंट भी समझ गया, फिर आता है फाइनेंस बिल का, वित्त विधेयक को पास करने का अगला स्टेप, यानी लास्ट और फाइनल स्टेप। ठीक है, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो इसमें क्या होता है, फाइनेंस बिल का काम बजट के टैक्सेशन प्रपोजल्स को लीगल फॉर्म देना होता है। ठीक है, जब ये पास हो जाता है तब फाइनेंस एक्ट बनता है। इसके कुछ की फीचर्स होते हैं कि ये मनी बिल होता है तो राज्यसभा इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं कर सकती। एमपीज टैक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस प्रपोज कर सकते हैं जो अप्रोप्रिएशन बिल में अलाउड नहीं होते। ठीक।
फाइनेंस बिल को 75 डेज के अंदर पास कराना जरूरी होता है। ठीक है, और ये ऐसा 75 डेज के अंदर पास कराने का जो प्रोविजन है वो प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 के अनुसार ही है ये। ठीक। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब ये फाइनेंस बिल पास होता है तो बजट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से जब बजट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सरकार के पास 1 अप्रैल को पैसा आ जाता है। अब सरकार के पास पैसा आ गया तो फिर आगे मूव करते हैं। फिर इंटरिम बजट पे आता है। इंटरिम बजट जैसे मैंने बताया था कि आपको बताऊंगा। तो इंटरिम बजट जो होता है सरकार के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है जब जनरल इलेक्शन से पहले के समय में। जैसे 2024 में जनरल इलेक्शन था। ठीक है, मई के महीने में जनरल इलेक्शन था। अब मई से स्टार्ट था, जून अप्रैल मई, ये 2 महीने चला। तो लेकिन सरकार को पैसे तो चलाने के लिए तब तक चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। फाइनेंशियल ईयर क्योंकि 31 मार्च को तो खत्म हो जाएगा, तो फिर पैसा तो चाहिए ना 31 मार्च के बाद। तो उसके लिए इंटरिम बजट सरकार लाती है। ठीक है, जो जनरल इलेक्शंस तक चलते हैं। जनरल इलेक्शंस के बाद जो नई सरकार आती है वो अपना बजट खुद बनाती है। ठीक। और इसका मेनली फोकस जो होता है कि कुछ महीने तक के लिए बस खर्चा निकल जाए, ये पूरे साल के लिए नहीं होता। ठीक है, और ये जो अगली गवर्नमेंट होती है वो पावर होल्ड करती है कि इसके बाद वो फुल बजट प्रोड्यूस करे। जैसे इंटरिम बजट प्रोड्यूस हुआ था 2024-25 का फेब में। फिर जब नई सरकार आई उसने फिर जुलाई अगस्त में नया अपना बजट प्रोड्यूस किया, बनाया। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए। और फिर अभी 6-7 महीने के लिए, फिर अभी जब फिर से नई अभी फिर से वही सेम गवर्नमेंट ने फिर से अब फुल बजट बनाया है 2025-26 का, अगले पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इंटरिम बजट। इसके बाद कुछ ग्रांट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बजट के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस क्योंकि बजट एग्जीक्यूशन के दौरान कभी कभी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड्स की भी जरूरत पड़ जाती है, जो पहले बजट में अप्रूव नहीं किए गए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट को अप्रूव किए जाते हैं जो फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। तो इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ये अब समझ जान, थोड़ा ध्यान से इसको सुनना। सप्लीमेंट्री ग्रांट, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। सप्लीमेंट्री ग्रांट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में फिर तो देखते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो होता है वो जब इसको हिंदी में कहेंगे तो अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, जब करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया गया पैसा किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए काफी नहीं होता तब सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाती है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर दें कि अगर रेलवेज के मेंटेनेंस के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, लेकिन साल के बीच में एक्स्ट्रा उसको 2,000 करोड़ की जरूरत पड़ गई तो सप्लीमेंट्री ग्रांट पास किया जाता है। ठीक है, कभी पार्लियामेंट सेशन में। उसके बाद फिर जो आता है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या होता है, इसको हिंदी में कहेंगे तो अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर के बीच में किसी नए सर्विस या प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए होता है तो जो बजट में पहले से प्लान नहीं था, तो उसको एडिशनल ग्रांट दी जाती है। फिर जैसे मान लो किसी चीज के लिए पैसा चाहिए जो कि बजट में प्लान नहीं कर पाए, किसी वजह से छूट गया वो। ठीक है, तो उस केस में एडिशनल ग्रांट मिलती है। तो उसे ही अतिरिक्त अनुदान या एडिशनल ग्रांट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, तो अगर गवर्नमेंट एक नया हेल्थ स्कीम लॉन्च करती है जो बजट में पहले नहीं थी, तो उसके लिए एडिशनल ग्रांट पास किया जाता है। ठीक है, फिर आता है एक्सेस ग्रांट। इसको कहते हैं अतिरिक्त अनुदान। जब किसी सर्विस के लिए बजट में एलोकेट किया गया अमाउंट क्रॉस हो जाता है और एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा खर्च को लीगल अप्रूवल देने के लिए एक्सेस ग्रांट पास किया जाता है। ठीक है, जब खर्च हो जाते हैं तब पास किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या है कि ये फाइनेंशियल ईयर के बाद लोकसभा इस ग्रांट को अप्रूवल करती है। ठीक है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस ग्रांट को पहले रिव्यू करती है और फिर इसे लोकसभा में वोट के लिए रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो डिफेंस बजट अगर 5 लाख करोड़ का अप्रूव हुआ था, लेकिन एक्चुअल खर्चा अगर 5.5 लाख करोड़ रुपया हो गया, तो जो एक्स्ट्रा जो 50,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है उसको एक्स्ट्रा एक्सेस ग्रांट के थ्रू पास किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्शनल ग्रांट, यानी इसको असाधारण अनुदान कहेंगे हिंदी में। ठीक, जब गवर्नमेंट किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए फंड एलोकेट करती है। ठीक, अ, तो जब भी फाइनेंशियल ईयर के रेगुलर सर्विस जो फाइनेंशियल ईयर के रेगुलर सर्विसेज का पार्ट नहीं होता तब एक्सेप्शनल ग्रांट दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो इसे
कि कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज जैसे अर्थक्वेक रिलीफ फंड हुआ, ठीक है, जैसे फ्लड रिलीफ फंड हुआ, ये सब एक बार के मेजर प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे एक नया स्पेस मिशन हुआ, तो इसको एक्सेप्शनल ग्रांट के थ्रू फाइनेंस किया जाता है। फिर आता है, जब ये एक्सेप्शनल ग्रांट हो जाता है तो आता है, 1 सेकेंड, टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट में क्या होता है, जब किसी नए सर्विस के लिए फंड की जरूरत होती है, इसको मतलब हिंदी में समझो, इसका नाम है प्रतीक अनुदान, ठीक है। जब किसी नए सर्विस के लिए फंड की जरूरत होती है, लेकिन उसको किसी और एग्जिस्टिंग बजट के हेड से एडजस्ट किया जाना होता है, तो टोकन ग्रांट पास किया जाता है। इसमें सिर्फ 1 रुपए का सिंबॉलिक ग्रांट पास होता है, जो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल गई है, लेकिन एक्चुअल फंड किसी और स्कीम के बजट से एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, री अप्रोप्रिएशन के तौर पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको समझो कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पैसा चाहती है, तो 1 रुपए का टोकन ग्रांट पास किया जाएगा और रियल फंड्स किसी और एग्जिस्टिंग एजुकेशन स्कीम से एडजस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए अलग से वो नहीं होता, क्या कहते हैं, पैसा नहीं लिया जाता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर कहीं अलग एक्स्ट्रा पैसा है तो वहां से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर आता है वोट फॉर क्रेडिट, ठीक है। वोट फॉर क्रेडिट में क्या होता है, इसको हिंदी में समझो तो विश्वासमत अनुदान। वोट फॉर क्रेडिट एक इमरजेंसी फंड होता है जो अनएक्सपेक्टेड और अर्जेंट फाइनेंशियल डिमांड्स को मीट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। ये एक ब्लैंक चेक की तरह होता है, जिसमें लोकसभा गवर्नमेंट को अप्रूवल देती है कि वो इमरजेंसी में जितना पैसा चाहिए उतना खर्च कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल में समझो इसको, तो अगर देश में कोई नेचुरल वॉर, कोई वॉर या डिजास्टर आ जाता है, जैसे सुनामी आ गया, 2004 में आई थी सुनामी, ठीक है, तो गवर्नमेंट वोट फॉर क्रेडिट के थ्रू इमरजेंसी फंड्स अरेंज करती है, ठीक। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक बचता है आपका, मर्जर ऑफ रेलवे बजट। तो ये इसमें डेट्स कुछ याद करने की जरूरत है, जो स्टेट पीसीएस में पूछता है नॉर्मली, और यूपीएससी में चांसेस के नहीं है पूछने के। कि देखो, 2017 तक सरकार जो थी, यूनियन गवर्नमेंट थी, दो सेपरेट बजट्स लाती थी। रेलवे बजट अलग आता था और यूनियन बजट अलग आता था, अगर आपको याद होगा तो 2017 में क्या हुआ, सर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया और एक जनरल बजट लाने लग गई, जिसमें रेलवे का बजट भी इंक्लूडेड था, ठीक। और जो ये रेलवे बजट का जो सेपरेशन था जनरल बजट से, वो 1924 में हुआ था पहली बार, ठीक है। और इस कमिटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, एकवर्थ कमिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके रिकमेंडेशंस पे। तो ये डाटा आपको याद रखना जरूरी है, एकवर्थ कमिटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस पे हुआ था। बाकी इसके अलावा इसमें और कोई डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बजट का भी लेक्चर खत्म होता है। और बजट का जो अभी करंट प्रोस्पेक्ट है, जो अभी करंट चल रहा है बजट का, उस एक बार आप बजट स्पीच भी पढ़ लेना, जरूरी है इकोनॉमिक्स के लिए। और अगर हो सके तो इकोनॉमिक सर्वे भी देख लो। हो सके क्या, उसको देखो ही देखो, क्योंकि डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस आते हैं। हो सके नहीं, उसको देखना ही पड़ेगा आपको। नहीं देखोगे तो आपके ही नंबर कट देंगे। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर उसको अगर सही से आपने पढ़ लिया तो मतलब समझ लो इकोनॉमिक्स में आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, 10-12 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल जाएंगे, मतलब वर्ड बाय वर्ड टाइप्स मिल जाएंगे, जिससे आपको वो एडेड एडवांटेज हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो नहीं आप सॉल्व कर पाओगे तो अलग ही बात है, लेकिन उतने क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब डायरेक्ट उस पे आते हैं, कुछ पैटर्न्स पे आते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेंड्स पे आते हैं सवाल, तो वो सब आप देख लो अभी। उसके भी लेक्चर कोशिश करेंगे हम कि दे दें, ठीक है। चलो तो फिर इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।